गाइस, ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। करंटली हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं इन वन लाइनर फॉर्मेट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हर टाइप के क्वेश्चन जैसा कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आजकल। इससे एक आइडिया लगेगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगी फ्रॉम द एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक। जैसा कि आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट, तो आज हम कंप्लीटली प्रेसिडेंट को कवर करेंगे। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर अपना माइंड सेट करके बैठा है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप जस्ट वन लाइनर पढ़ के आए होगे सिंपल वाले, वो आप उससे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ टोटली कवर करेंगे प्रेसिडेंट टॉपिक को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज प्रेसिडेंट के फर्स्ट एमसीक्यू से। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज फिलोसफर किंग और फिलोसफर प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट आपने पढ़ लिया होगा टॉपिक अभी पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से, जिससे भी पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, या फिर किसी कोचिंग वगैरह से। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी ने बताया भी होगा कि किस प्रेसिडेंट को बोला जाता है पॉपुलरली फिलोसफर किंग और फिलोसफर प्रेसिडेंट बोला जाता है उनको। ठीक है, ये थे हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे हम 5 सितंबर को टीचर्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पहले कंट्री के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में जब ये 1962 में एज ए प्रेसिडेंट चूज होके आए थे आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इनको बोला जाता है फिलोसफर किंग और फिलोसफर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एक बेहतर क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम पीसीएस लेवल, स्टेट्स एसएससी लेवल, इवन यूपीएससी लेवल में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको टर्म को यूज किया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियो के। वीडियो को लास्ट तक देखें, सारा का सारा जो बेहतर बेहतर लाइन है ना, सब कुछ जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं सब कुछ कवर करूंगा। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट थे, 1962 में बने थे। इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट काफी पढ़ा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने प्रेसिडेंट कहीं से पढ़ा नहीं होगा टॉपिक। ठीक है, बट आपने ये नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा वो प्रेसिडेंट था जो पहले एज ए स्पीकर काम किया था, बाद में वो इलेक्ट हुए एज द प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। तो ऐसा कौन था करने वाला। ठीक है, ये थे नीलम नीलम संजीवा रेड्डी, जो पहले स्पीकर थे, बाद में एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। और जब ये जीते थे ना नीलम संजीवा रेड्डी, ये अनअपोज्ड थे, मतलब कोई ओपोजिशन का मेंबर खड़ा ही नहीं हुआ। तो एक ये भी एक मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अनअपोज्ड मेंबर प्रेसिडेंट बना आज तक। वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, और ये पहले वो थे जो स्पीकर रह चुके थे लोकसभा के, बाद में प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होके आए। ठीक है, दो पहलू से क्वेश्चन है इसमें, बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। ओनली इंडियन प्रेसिडेंट है ये आज तक का। ठीक है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्बिनेशन बनता है कि लोकसभा के स्पीकर भी रहे और बाद में अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए। ठीक है, छठे प्रेसिडेंट थे ये 77 से 82, जब जनता पार्टी पहली बार आई थी, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। और बाद में जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर भी ये रहे थे। ठीक है, स्पीकर भी रहे थे 67 से 69 के बीच में। ओनली पर्सन टू होल्ड बोथ पोजीशन इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ओनली पर्सन टू होल्ड पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री, नीलम संजीवा रेड्डी, और साथ ही साथ अनअपोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर बिकम प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा कई बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट भी बने। बट इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा नहीं है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी बना था। ठीक है, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन 35 एलओसी, 35 मतलब एज, लोकसभा मेंबर बनने के लिए एलिजिबल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको पहले वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा फिर आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो इन तीनों ऑप्शन में से, पर ऐसा नहीं है कि अगर वाइस वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। बट ये क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा रहा है कि वो ऐसे कौन सा इनमें से बंदा नहीं है जो पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा प्रेसिडेंट बनने से पहले। मतलब इनमें से तीन बंदे ऐसे हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए। ठीक है, तो इनमें से जो नीलम संजीवा रेड्डी ऑलरेडी आपको बताया हुआ हूँ, लोकसभा स्पीकर थे पहले ये,
67 से 69 में, फिर बाद में 77 टू 82 ये अनअपोज्ड पहले मतलब स्पीकर और प्लस में प्रेसिडेंट रहने वाले पर्सन थे। ठीक है, तो नीलम संजीवा रेड्डी वो पर्सन है जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने पहले प्रेसिडेंट बनने से। बाकी तीन बने हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बने, ऐसे ही जाकिर हुसैन जी और ऐसे ही आर वेंकटरमन जी। ठीक है, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मतलब बाद में ऑप्शन दे देगा कि ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, सी ए डी, इनमें से कौन से तीन पर्सनैलिटी थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे और बाद में प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, तो ये तीन पर्सनैलिटी ए बी डी, ये तीनों पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, बाद में प्रेसिडेंट बन के आए। ठीक है, और कैसा लिखा हुआ, ओनली थ्री प्रेसिडेंट सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर बिकम प्रेसिडेंट। ये तीन ही पर्सनैलिटी हैं, याद रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन सी? राधाकृष्णन जी 62 में बने थे, जाकिर हुसैन जी और आर वेंकटा रमन जी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी पूछे जाते हैं कि किस प्रेसिडेंट का कौन सा टेन्यूर था। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, इसका मैं दूसरे पेज पे दिया हुआ हूँ, फिर भी मैं आपको मतलब दिखाता रहूंगा साथ साथ। वन सेकंड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये पहले प्रेसिडेंट थे आपको, जैसा कि आपने अगर आप अच्छे से पढ़ा होगा कहीं पे, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 62 तक रहे थे, 50 से शुरू होके। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली थी इनको। ठीक है, तो तब से लेके 62 तक ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है, 52 टू 60, 50 टू 62। तो ए का हो गया 3। राधाकृष्णन जी ये 62 में बने थे, तो 62 टू 67 वाला बी इसका हो गया, बी का 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नीलिमा संजय रेड्डी ऑलरेडी बताया हुआ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही। तो ये बने थे 77 से 82, तो इनका भी हो गया। ठीक है, देखते जाना, हर हर लाइन एक क्वेश्चन है। प्रतिभा पाटिल जी ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, 2007 से 12। ठीक है, अब ये तो मैच द फॉलोइंग हो गया। अब बेहतर क्वेश्चन और बता देता हूं मैं इसमें से। ठीक है, देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट 2 बार। तो ये है नहीं, ये अपने आप में ये एक क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार प्रेसिडेंट बने थे कंटिन्यू। ठीक है, राधाकृष्णन जी इसका मैं आपको बताया हुआ हूँ, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बन के आए थे। ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नीलिमा संजीवा रेड्डी ओनली अनअपोज्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, और पहले साथ साथ इसके ये लोकसभा के स्पीकर भी थे पहले। ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है सारे। एक बड़ा क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग कराया, बाद में और भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। प्रतिभा पाटिल जी ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे देता कि इनका नाम देता और बाद में लिख देता लॉन्गेस्ट सर्विंग और दूसरा अनअपोज्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो भी आपका एक क्वेश्चन बनता अच्छा। ठीक है, अगर टेन्योर नहीं देता, नाम के साथ ये जो मैं टर्म्स लिखा हुआ हूँ वो देता, वो भी एक बेहतर क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सब कुछ नोट डाउन करना है, प्रॉपरली समझना है टॉपिक को। बस ऐसे नहीं कि लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ पढ़ लिया, याद कुछ है नहीं, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, तो वो सब अपने माइंड सेट से निकाल दो। एग्जामिनर को पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस कन्वर्ट करो। Who was the president of India during national emergency in 71? जब 75 में 24 जून को 25 जून को ये इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, मतलब किसने डिक्लेरेशन किया था इसका? तो उस टाइम थे फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं, 25 जून को जो 75 में आर्टिकल 352 के अंदर जो इंटरनल डिस्टरबेंस हुए थे, ठीक है, उसके बेस पे जो इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे इंडिया के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, और ये इमरजेंसी कब तक चली थी? 21 मार्च 77 तक। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल इमरजेंसी इंडिया की हिस्ट्री में है ये। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट नेशनल इमरजेंसी इन इंडियन हिस्ट्री है ये। ठीक है, चलिए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंदिरा गांधी वाज assassinated in 1984? पहली बात तो ये बताना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन जी किया था 84 के अंदर। अब ग्राउंड्स आपको पता नहीं चाहिए किस बेसिस पे किया था। जो अमृतसर वाला सीन हुआ था, उसके बाद इनका बलवंत सिंह सतवंत सिंह इन दोनों ने इनका असैसिनेशन कर दिया था, इनकी बॉडी वही थे बॉडी गार्ड ही। ठीक है, तो
उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी। और ज्ञानी जेल सिंह जी से एक और क्वेश्चन फेमस है, ये इन्होंने पहली बार पॉकेट वेटो यूज किया था, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन वो भी है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंदिरा गांधी जी वाज असैसिनेटेड इन 1984, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन में ना, ये जो लॉन्गेस्ट नेशनल इमरजेंसी इंडियन हिस्ट्री है ना, ये बेस्ड ऑन इंटरनल डिस्टरबेंस है लॉन्गेस्ट, ठीक है, 2 साल वाली। बाकी इसके अलावा और भी इमरजेंसीज लगी हैं, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, फिर अपना और ये पाकिस्तान वाले वॉर टाइम पे तो वो कंटिन्यू थी। फिर उसके बाद जो अपना बांग्लादेश के साथ वाला बांग्लादेश पार्टीशन हुआ, तब भी एक इमरजेंसी लगी थी। तो वो भी एक अलग पहलू है। पर ये इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे नेशनल इमरजेंसी लॉन्गेस्ट है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। कुछ गलत बोल दिया उससे पहले तो प्लीज सॉरी, तो थोड़ा स्लिप हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु प्रिपेयर प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन। जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को सेशन के स्टार्टिंग में, तो जो एड्रेस है वो प्रिपेयर कौन करता है, मतलब बनाता कौन है, जो भी स्पीच वगैरह देते हैं वो सब। देखो प्रेसिडेंट काम किसकी एड एंड एडवाइस में करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वही उसके लिए प्रिपेयर करके लाते हैं एड्रेस, और वही पार्लियामेंट में जाके बोलते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ एड्रेस अंडर आर्टिकल 87 किसके अंदर आता है, आर्टिकल 87 के अंदर आता है एड्रेस। पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉट अ प्रेसिडेंट पर्सनली, मतलब जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसको ये एड्रेस करते हैं। देयरफॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्राफ्ट फाइनलाइज द स्पीच, प्रेसिडेंट डिलीवर इट एज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ठीक है। मतलब जो इसको डिलीवर करना है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 87। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड, यू कैन नोट इट डाउन। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे वैसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 52 आर्टिकल से शुरू करके 61 तक पढ़ा दो, बस रट लो, उससे ही क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन जहां से आता है वही सब उठा के ला रहा हूँ। उसके अंदर जो जो आर्टिकल्स आते जा रहे हैं वो भी कवर करते जा रहा हूँ, जैसे कि 72 अभी आ गया। जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है पार्डन करने की अंडर आर्टिकल 72, वो किस तरीके की पावर है। अब आप सोचोगे कि जजमेंट दे दे रहा है कि चलो इसको रिहाई कर दो, जुडिशियल पावर हुई, नहीं, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है। और दूसरा जो ये आर्टिकल है, ये एक यूनियन, मतलब जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके अंडर पड़ता है। तो ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, प्रेसिडेंट को जुडिशरी नहीं है, और प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 72। तो ये है एक एग्जीक्यूटिव पावर। याद रखना ये क्वेश्चन हजारों बार आ चुका है एग्जाम्स में, और हमेशा बच्चे इसको जुडिशियल पावर लगा के गलतियां करते थे। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव पर्सन, और उसकी जो पावर है आर्टिकल 72 के अंदर ग्रांट करने की पार्डन, ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है। प्रेसिडेंट को ये अलाउ करता है मर्सी दिखाने का, किस किस केस में, पार्डन कर देगा, रेमिशन कर देगा, रिप्राइव कर देगा, रेस्पाइट कर देगा, कम्यूटेशन कर देगा। मतलब जो अपनी सेंटेंस होती है उनको स्पेशल कंडीशन में किसी को कंप्लीटली पार्डन कर देगा, किसी को रेमिट कर देगा, रिप्राइव कर देगा, वंचित कर देगा, रेस्पाइट स्पेशल केसेस में कर देगा, कम्यूटेशन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, इनका भी मैं आपको अगले का जो चैप्टर्स आएंगे तब इनका इन डेप्थ जाकर इनका पर्पज भी समझाऊंगा कि पार्डन में क्या होता है, रेविजन में क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही आप जान रखो, ये 5 तरीके के जो उसके मर्सी कर दिखाने के पावर है प्रेसिडेंट के आर्टिकल 72 के अंदर, जो एक एग्जीक्यूटिव पावर है उनकी, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ ए गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करता है फंक्शन ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा किया जाता है आर्टिकल 160 के अंदर, ठीक है। देखो देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 160 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ ए गवर्नर इन कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है जो उसकी ड्यूटीज गवर्नर की, तो उस सरकमस्टांसेस में प्रोविजन है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर, ठीक है। और कब यूज किया जाता है ये आर्टिकल 60, जब गवर्नर की पोस्ट वैकेंट हो, ठीक है, या गवर्नर अनेबल टू फंक्शन है, एडिशनल चार्ज नीड टू बी गिवन टू अनदर एलजी, ठीक है। मतलब
जो प्रेसिडेंट है फंक्शन को गवर्नर के डिस्चार्ज करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आर्टिकल 160 के अंदर। तो इसके लिए कंटिजेंसी में ये बनाया हुआ है आर्टिकल, जब गवर्नर के लिए कोई पोस्ट कोई पर्सन नहीं हो इलेक्टेड वहां पे, या अनेबल टू फंक्शन हो, उस और दूसरे गवर्नर को कोई एडिशनल चार्ज देना हो, तो तीन केसेस में ऐसा किया जाता है आर्टिकल 160 के अंदर। ठीक है, दैट इज व्हाई वन गवर्नर कैन बी गिवन एडिशनल चार्ज अनदर स्टेज, ये वाला। ठीक है, तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और कंटिजेंसी सर्विसेज में यूज किया था आर्टिकल 160। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर कंसीडर्ड ब्रॉडर देन गवर्नर। तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसकी पार्डनिंग पावर ब्रॉडर है, प्रेसिडेंट की या गवर्नर की। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर ब्रॉडर है एज कंपेयर टू गवर्नर। वो एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेंटेंस को समझना सुनना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किसकी पावर ब्रॉडर है, प्रेसिडेंट की ब्रॉडर है, ठीक है, पार्डनिंग की। अब देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन यूनियन ऑफेंस, स्टेट ऑफेंस। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस बट गवर्नर कैन नॉट। सही बात है ये तो। डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट, पर गवर्नर नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट गवर्नर के कम्यू प्रेसिडेंट कैन ओवरराइड। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट के पावर है डेथ सेंटेंस को भी पार्डन करने की, बट गवर्नर के पास नहीं है। तो दिस इज हाउ इट मेक्स कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है ब्रॉडर है गवर्नर के कंपैरिजन में। और इन डेप्थ जाके पढ़ लेते हैं, ऑप्शन बी सही। ठीक है, तो आर्टिकल 72 के अंदर ये जो पावर मैंने पांच दिखाई थी आपकी, पार्टनर, रिप्राइव, रेस्पायर, रेमिशन, कम्यूटेशन। इसके बाद देखते हो, जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन ऑफेंस में भी, साथ ही साथ कोर्ट मार्शियल केसेस में और डेथ सेंटेंसेस में। ठीक है, ये दो पॉइंट जो कोर्ट मार्शियल वाले और डेथ सेंटेंस वाले, इसकी पावर बस प्रेसिडेंट के पास ही है। कोर्ट मार्शियल प्लस डेथ सेंटेंस, सी डी से याद रखना, कोर्ट मार्शियल, डी से डेथ सेंटेंस। ये पावर बस ओनली प्रेसिडेंट के पास है, ना कि एक गवर्नर के पास। तो इसलिए उसकी पार्डनिंग पावर ब्रॉडर है। ठीक है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 162 के अंदर। 72 प्लस 89 162। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। 72 के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 161 के अंदर। ठीक है, 89 वाला रूल जो जनरली फॉलो करते हैं। ठीक है, कोर्ट्स मार्शल केस और डेथ सेंटेंस में बस ओनली किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। ये डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं कर सकता। ठीक है, वो बस क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, इसको रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। हेंस इसकी पार्डनिंग पावर वाइडर है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसको लेड करना मतलब डालना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने विद इन हाउ मच आफ्टर रीअसेंबली। मतलब पार्लिया ऑर्डिनेंस, पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन में ये वो एक टर्म अगर आप अच्छे से समझोगे उसको, कि मतलब जब ऑर्डिनेंस कब इश्यू किया जाता है, जब पार्लियामेंट हाउस में नहीं होती, ठीक है, सेशन में नहीं होती। तो सीधी सीधी बात एक क्वेश्चन है वो, तब उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। जैसे ही रीअसेंबल हुई पार्लियामेंट, तो उसके कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया था उसको पार्लियामेंट के अंदर रख देना है। ठीक है, ताकि वो एक एक्ट बन पाए। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड है, देखो इसको क्वेश्चन में बहुत सारे लोग अगर ऑप्शन में 6 महीने होता ना तो 6 महीने वाला लगाते हैं बच्चे। 6 महीने वाला नहीं है, इसका टाइम पीरियड है 6 वीक्स। जैसे ही रीअसेंबली हुई तो उसके 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के सामने उस बिल को रख देना है, जो ऑर्डिनेंस था प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि उसको या तो उसको नल मोड किया जाए या उसको एक्ट बना दिया जाए। ठीक है, अनलेस कन्वर्टेड टू एक्ट 6 वीक के अंदर, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा रीअसेंबली के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये कंडीशंस कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, सही बात है। अब ऐसा नहीं है कि नेचुरल सिटीजन होना चाहिए जैसा कि यूएसए में होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू ली है, मतलब किसी भी वे से आपने सिटीजनशिप ली है, अगर आप इस टाइम पे सिटीजन हो तो आप इलेक्ट कर सकते हो फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए खड़े हो सकते हो। ठीक है, मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, सही बात है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू इलेक्ट एज मेंबर ऑफ इलेक्शन, लोकसभा के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था 35 LOC, 35 एज एल, लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए रेडी होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और सिटीजनशिप होनी चाहिए। ठीक है, और ये मेंबरशिप जरूरी नहीं है कि मेंबर होने ही चाहिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, नॉट पूछा है तो डी ऑप्शन, बाकी तीन सही है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस में, चारों में इसमें जो रिक्वायरमेंट है
प्रेसिडेंट बनने के लिए वो मेंशन किया हुआ। अब एक क्वेश्चन आ जाता, अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिसने सर्व किया है, मतलब एक्ट किया है, सर्व किया है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे प्रेसिडेंट बन गया? एक्ट मतलब एक्ट करने के लिए, एक्टिंग कब होता है कि जब वो अपने ऑफिस में नहीं है, उसके बिहाफ पर ये आ गए, ठीक है। तो हमने तो सुना प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता था, उसके बाद चीफ जस्टिस आता था, मतलब प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस टाइम पे, तो ऐसा कैसे हो गया? तो सबसे पहले तो आंसर जान लेते हैं इसका, कि प्रेसिडेंट की जगह एक्ट किया था चीफ जस्टिस, किस चीफ जस्टिस ने एक्ट किया था? वो किया था एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, नाम याद रखना अच्छे से। अब देख लेते कंडीशंस क्या रही थी। जो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ना, जो 11th सीजीआई थे, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया था 69 में, ठीक है। क्यों किया था? ऐसा किसी सीजीआई ने आज तक नहीं किया है, ठीक है, प्रेसिडेंट बनने का काम। तो ये एक बेहतर लाइन है, ओनली सीजीआई टू एवर बिकम इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब सॉरी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो कोई नहीं बना पाया है, बट ओनली प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले बस यही थे, ठीक है। ओनली सीजीआई सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्ट होके तो कोई नहीं आया आज तक, पर एक्टिंग प्रेसिडेंट ओनली यही बने, एम हिदायतुल्लाह। क्यों बने देख लेते हैं। 69 में बने थे ये। क्यों बने थे? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट थे ना लेट, उससे पहले वाले, मतलब ये बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने 79 to 84 के अंदर, हिदायतुल्लाह जी प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाए। रीजन रीजन में हम बताते हैं, नेक्स्ट एक नया क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, उसमें मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप याद रखिए, ओनली वाइस सॉरी वो इलेक्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले पर्सनालिटी सीजीआई कौन थे? एम हिदायत उल्लाह, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं बाद में ऐड किया हुआ हूँ, पेशेंस रखना थोड़ा, कि क्यों बने थे वो, ठीक है। इफ पार्लियामेंट इज डज नॉट मीट, अब पार्लियामेंट मीट ही नहीं कर रही, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ हो बड़ा है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कितना हो सकता है? सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि पार्लियामेंट मैक्सिमम किसी टाइम के लिए नहीं मिल सकती। 6 महीने का टाइम पीरियड, 6 महीने के अंदर उसको मिलना ही पड़ेगा। तो 6 महीने मतलब 6 महीने तक ऑर्डिनेंस चल जाएगा, ठीक है बात है। उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट रीअसेंबली होती है, एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो उसके 6 वीक के अंदर उसको ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नल एंड वर्ड हो जाएगा, ठीक है, लैप्स हो जाएगा, और वो अपने आप मतलब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है, तो मतलब उतना टाइम भी उन्होंने ले लिया। 6 महीने मिली नहीं, और 6 वीक तक चल सकता है, तो मैक्सिमम इतने दिन तक अपना ऑर्डिनेंस इन मतलब एक्ट में रह सकता है। उसके बाद उसको पास करना पड़ता है, या फिर वो नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल द करेक्ट। आर्टिकल 85 के अंदर मेंशन है 6 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए दो सेशन के बीच में, ठीक है। आर्टिकल 85 भी आपको पता चल गया, और साथ ही साथ 6 महीने के अंदर 6 वीक वाला मैं बता ही दिया था, जैसी असेंबली होती है तो ऑर्डिनेंस को 6 वीक के अंदर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने सर्व किया था एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट किन की जगह पे? ऐसा उन्होंने किसकी जगह पे किया था? जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट किसके जगह पे किया था? ये किया था वीवी गिरी जी की प्लेस पे। अब वीवी गिरी जी कौन थे? उस टाइम पे उनकी क्या पोस्ट थी, वो क्या काम कर रहे थे, वो एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट थे ये, उनकी जगह पे अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपने पढ़ा होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह जाते हैं। तो वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। मतलब क्रोनोलॉजी समझना, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन मर गए, डेथ हो गई उनकी, तो प्रेसिडेंट ऑफिस खाली हो गया, तो उनकी जगह कौन आएंगे? वीवी गिरी जी, एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वही आते हैं ना, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, ठीक है। बट गिरी जी ने रिजाइन कर दिया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के, कि अभी मैं एक्टिंग नहीं रहूंगा, मैं इलेक्शन ही लड़ रहा हूँ कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। तो अब फिर से खाली हो गया, अब कौन आएंगे? अब जैसा कि क्रोनोलॉजी होती है, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है तो प्रेसिडेंट के बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद आते हैं सीजीआई। तो उनके बाद सीजीआई ने टुक ओवर किया एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट 20 जुलाई से 24 अगस्त, मतलब 2 महीने के लिए लगभग लगभग 1 महीने के लगभग लगभग 69 के अंदर, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किए, ओनली सीजीआई इन द हिस्ट्री टू एक्ट एज एन प्रेसिडेंट, ठीक है। समझ आ गया क्रोनोलॉजी?
एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना इसको। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट हैव पावर टू विदहोल्ड द असेंट टू द बिल? अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को असेंट को, मतलब किसी बिल को असेंट देने को, विदहोल्ड करने को, मतलब वो असेंट दे भी सकता है, विदहोल्ड भी कर सकता है, पॉकेट वीटो भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये तरीके की कुछ पावर देता है, ये सब मेंशन है आर्टिकल 11 के अंदर, 111 के अंदर, ठीक है। ये पावर प्रेसिडेंट की, जो बिल को उसको पास करना है नहीं करना है, होल्ड करके रखना है, जो भी उसकी डिसीजंस होते हैं वो सब आर्टिकल 11 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास। असेंट दे देगा, विदहोल्ड कर देगा, रिजेक्ट कर देगा बिल को, ठीक है, या रिटर्न करेगा रिकंसिडरेशन के लिए। बट एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, प्रेसिडेंट कभी भी मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। चार ऑप्शन दिए होंगे, प्रेसिडेंट कांट रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो उनमें से एक ऑप्शन होगा मनी बिल। तो मनी बिल को वो कभी भी रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक अच्छा क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब इसके अलावा देखते हैं, अगर पार्लियामेंट एक बिल को दोबारा से पास कर देती है जिसको प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, तो प्रेसिडेंट को उसको नेक्स्ट टाइम में असेंट देना ही पड़ेगा। समझ गए? तो ये एक डिस्क्रिशनरी पावर थी प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की, बट ये एक लिमिटेड रिकंसिडरेशन है, लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक बार ही तुम डिस्क्रिशन पे भेज सकते हो कि रिकंसिडर करो इसको बिल को, ठीक है, वो देख लिया दोबारा उन लोगों ने फिर भेज दिया, बट अब आप दोबारा से डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते, अब आपको असेंट देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट मेंशन, मतलब कहाँ पे दिखाई देती है, बिल को रिकंसिडर करने में, ठीक है। रिकंसिडर किसको नहीं कर सकते, मनी बिल को, ठीक है। और जो ये पावर है ये लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है, वो भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। नोट डाउन करते जाना भाई, जहां जहां मैं बोल रहा हूँ ना, वहां वहां एक क्वेश्चन है, और मैं पूरा अच्छे से पढ़ के तभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो बनाए हुए हैं अच्छे बनाए हुए हैं, एग्जाम से उठाए हुए हैं, कुछ अच्छे से मैंने पढ़ के टेस्ट सीरीज वगैरह से वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हुए आपके लिए। राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, ऑफिशियल रेजिडेंट बोला जाता है, वो कहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये रेजाना हिल के अंदर है। और ये रेजिना हिल कहाँ पे पड़ती है, न्यू दिल्ली में। किस, और ये जो हिल्स है ये किसका पार्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिजाइन किया गया है एडमिन लुटियन के द्वारा, 1929 में कंप्लीट किया गया था। इसको पहले वाइसराय हाउस बोलते थे, ठीक है। और इसमें कुछ फीचर्स है जैसे कि अमृत उद्यान, जिसको फॉर्मर मुगल गार्डन बोलते थे, दरबार हॉल है, अशोका हॉल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉन फॉर यूजिंग पॉकेट? आगे क्वेश्चन वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ भाई, ये ठीक है। जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे यही प्रेसिडेंट थे, और इन्हीं प्रेसिडेंट पहले एक मतलब और एकमात्र प्रेसिडेंट है जिन्होंने आज तक पॉकेट वेटो यूज किया है। तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह। पॉकेट वेटो इन्होंने कहाँ पे यूज किया था, इंडिया पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडमेंट बिल में इन्होंने चूज किया था नॉट टू एक्ट, पॉकेट में रख लिया, ना उसको असेंट दे रहे हैं, ना उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओनली 86 में यूज करने वाले पहले प्रेसिडेंट थे, और यूज इन पॉकेट वेटो, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है इसमें, बिल को पेंडिंग रखता है इंडेफिनेटली विदाउट गिविंग एसेंट और रिटर्निंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ही नहीं है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम में पीरियड में उसको या तो एसेंट देना पड़ेगा या रिजेक्ट देना पड़ेगा, तो उन्होंने पॉकेट वेटो को यूज कर लिया, ठीक है, साइलेंटली ब्लॉक कर दिया बिल को। यूजुअली कब किया जाता है ऐसा, क्या कंडीशंस क्या होती है, उन्होंने पॉकेट वेटो क्यों यूज किया, जब पॉलिटिकल सिचुएशन सेंसिटिव होती है, ठीक है, बिल कोई कंट्रोवर्शियल होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आर्टिकल 70 पर बोलता है एड एंड एडवाइस पे काम करना है उनको काउंसिल मिनिस्टर की, बट यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। प्रेसिडेंट डिले करना चाहता है इंडेफिनेटली, क्योंकि नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब फॉर एक्शन अंडर आर्टिकल, आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग तो वो बिल्स को असेंट देता है, विदहोल्ड करता है, जो भी सब यूज करता है ये बिल से रिलेटेड, वो आर्टिकल 111 के अंदर है, वहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई कि आपको इतने दिन में बिल को या तो रिजेक्शन देना है या अप्रूवल देना है, जो भी, ठीक है। तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दी हुआ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट एडवाइस। ये पहले नहीं होता था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बिल भेजें, आप उनसे बोल सकते हो कि रिकंसिडर करो। ये कब ऐड किया गया था? बिल को रिकंसिडर करने की, समझ रहे हो बात को? बिल को रिकंसिडर करने की एडवाइस वो पहली बार कब ऐड की गई थी? किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ऐसा किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, रिकंसिडर प्रेसिडेंट भेज सकता है एक बार बिल को रिकंसिडर करने के लिए। ठीक है, ऐसा 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और 44th अमेंडमेंट कब आया था? जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे आया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटर्न ए बिल फॉर रिकंसिडरेशन। अब देखो, यहाँ पे बिल को रिकंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है क्वेश्चन को लेके। अब यहाँ पे आप 44th लगा दोगे ना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने समझा ही नहीं अच्छे को, अच्छे से पढ़ा ही नहीं पॉलिटी को। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? प्रेसिडेंट की पावर काउंसिल को रिकंसिडर करने के लिए, कि काउंसिल ने कुछ एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको रिकंसिडर करो भाई। तो यहाँ पे बिल की बात नहीं हुई, कोई एडवाइस थी किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेके, तो प्रेसिडेंट ने उनको रिकंसिडर करने की बात की। जो एडवाइस है, ठीक है, जो आर्टिकल 74 बोलता है कि एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर काम करना है उनको, बट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था, बता इसको अमेंड करके बना दिया गया था कि आपको ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर ही काम करना है, मतलब कंपल्सन बना दिया था कि रिकंसिडर नहीं कर सकते थे। 44 के थ्रू आया था कि रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता हूं मैं एक बार प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर को, कि एडवाइस रिकंसिडर करो, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा 44th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। पर ये किससे एडवाइस थी? कोई भी एडवाइस हो सकती है, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को लेकर, लेजिस्लेटिव लेके, किसी भी तरीके की एडवाइस हो सकती है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो ऐसा किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बच्चों को समझ नहीं आ सकता, आप गलत कर सकते हो। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिटर्न ए बिल, बिल ये बिल की बात कर रहा है, बिल को रिकंसिडरेशन की बात। ये प्रेसिडेंट की पावर जो आर्टिकल 111 के अंदर है, तो इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं ऐड किया गया था। ये वहां पे आर्टिकल 111 के अंदर ऑलरेडी प्रेसिडेंट थी, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। ऐसा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया हुआ। जब बिल से रिलेटेड बात आएगी ना, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसको किसी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं किया हुआ। ऐड किया था अमेंडमेंट के थ्रू, कोई अदर एडवाइस होगी जो प्रेसिडेंट को दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तब उनको बोल सकता है कि आप उसको रिकंसिडर करें। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे एक कैच है, अगर जो कैच पकड़ लेगा वही क्वेश्चन को कन्वर्ट करवाएगा, अदरवाइज गलत होने की चांस आपके 100% है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते थे कि इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकते हैं, सीधी सीधी बात, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर एमपी भी, एमएलएज भी, और अपने ये एमएलएज फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो यूटीज के अंदर जो एमएलएज है, ठीक है, ये सब ओनली इलेक्टेड मेंबर इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर, आर्टिकल 54 के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनका। और जो ये दिल्ली और पुडुचेरी वाला, ये 70 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे कि इनके एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में प्रेसिडेंट के। ठीक है, 70 अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, वाइस प्रेसिडेंसी पहुंच गए, अब कितने दिन तक एक्ट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि वही बैठे रहेंगे गद्दी पे। ठीक है, अब इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। कितना टाइम पीरियड है जिसके अंदर इलेक्शन करा देना चाहिए? 6 महीने का टाइम पीरियड है जी। और आर्टिकल 62 के अंदर मेंशन है कि 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे ही उनका ऑफिस खाली होता है, वाइस प्रेसिडेंट जी आ गए, 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करा ही देना है। ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मिनिमम नोटिस पीरियड कितना देना पड़ता है अगर कोई रेजोल्यूशन मूव हुआ है इम्पीचमेंट के लिए? देखो, ये इम्पीच शब्द है ना, बस प्रेसिडेंट के लिए यूज किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। जैसे बार बार लिख देते हैं ना लोग आर्टिकल्स में, इनका इम्पीचमेंट, उनका इम्पीचमेंट। इम्पीच जो वर्ड हुआ है ओनली प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ के देख लेना। ठीक है,
तो उनके लिए कुछ रेजोल्यूशन मूव करने के लिए इम्पीचमेंट के लिए एक नोटिस पीरियड देना होता है, उसका कुछ मिनिमम टाइम पीरियड होता है, वो होता है 14 दिन का। 14 दिन का उनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ये आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड। और ये कहाँ पे मेंशन है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61 के अंदर, ये भी मैं मतलब नोट डाउन कर लेना, सिंपल है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 61 के अंदर मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच ग्राउंड कैन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच। इम्पीचमेंट के कुछ ग्राउंड हो सकते हैं, होते हैं, जैसा कि अदालत में मतलब इम्पीच जो यूज किया वो ओनली प्रेसिडेंट के लिए हुआ है, तो प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड कौन सा मेंशन है कि ओनली एक ही ग्राउंड है, और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई अलग ग्राउंड नहीं है कि आप प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो मूव कर सकते हो। ओनली वन ग्राउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, ठीक है, याद रखना अच्छे से। आर्टिकल 61 के अंदर है ये मेंशन इम्पीचमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट, ऐसा मेंशन करती है। देखो आर्टिकल 52 क्या, प्रेसिडेंट होना चाहिए, 53 क्या है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो कैसे वो एग्जीक्यूट करेगा, क्या मेंशन है, या तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, पावर को एक्सरसाइज करेगा, या अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू, ठीक है। अब इनके सबऑर्डिनेट कौन हो सकते हैं, इनके सबऑर्डिनेट होते हैं जिनको ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंट किसको करते हैं, इलेक्शन हो गए पार्लियामेंट में, ठीक है, उनमें से कोई मेजोरिटी पार्टी होगी या कोalition होगी, जो भी अपना मेंबर भेजेंगे उसको पीएम बना दिया इन्होंने, बाद में वो उनको एडवाइस करता है इन सबको काउंसिल मिनिस्टर में लाओ। तो वो सब क्या है, इसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, इसके सबऑर्डिनेट है, तो उन्हीं की एड एंड एडवाइस पे आर्टिकल 74 के अंदर ये काम करता है, समझ गए। तो और लिखा हुआ है, मतलब या तो उनकी एडवाइस पे, या जब डिस्क्रिशन आता है डायरेक्टली, तो सिंपल हो गया ना। तो आर्टिकल 53 क्या बोल रहा था, इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर आर्टिकल 53 के अंदर, सिंपल। प्रेसिडेंट, देखो समझो चीजों को, समझो रिलेट करो, तभी क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। यूपीएससी का लेवल हो, स्टेट पीसीएस का लेवल हो, और भी कोई नीचे का लेवल हो, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, डिफेंस बैंक, कुछ भी हो, समझोगे, रिलेट करोगे, कोरिलेट करोगे चीजों को, तब आगे बढ़ोगे ना, दिमाग में भी याद रहेगा अच्छे से, और आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाओ। कोई इनसे भी अलग कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर आप याद करके सिंपल वन लाइन याद करके गए हो तब नहीं होगा, आप चीजों को रिलेट करके पढ़ के गए हो, समझ के गए हो, तो क्वेश्चन 100% गारंटेड, वही वही चीज आपको अलग करेगी लोगों से, और आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट करता है रेजिग्नेशन किसको, ये करता है, ये देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों भाई भाई, ये उनको देता है, वो इनको देता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है रेजिग्नेशन, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है। और आर्टिकल 56 के अंदर कैसे करता है, ठीक है, रेजिग्नेशन से रिलेटेड 56 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल भी आपके साथ साथ कवर होते जा रहे हैं, और नए नए पॉइंट्स आपको पता चलते जा रहे हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन रिजॉल्व करता है, देखो या तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का डिस्प्यूट हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का डिस्प्यूट हो, इसको डिसाइड करने वाला है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ऐसा कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 71 के अंदर, आर्टिकल 71 कवर हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से कोई रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट होता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है, और कहीं नहीं जा सकते आप, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, समझ गए बात है, फर्स्ट सिटीजन सेकंड सिटीजन वाला कंसेप्ट। एक और चीज इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो फाइनल होता ही होता है, ठीक है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, वायलेशन मतलब डिस्प्यूट हुआ केस को लेके, सुप्रीम कोर्ट बोला हाँ जी नल वर्ड, ये इलेक्शन नल वर्ड हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन होगा, बट उसके डिसीजन आने से पहले आर्टिकल 71(2) बोल रहा है कि जितना भी काम प्रेसिडेंट जी कर देंगे ना, वो सब वैलिड माना जाएगा, क्योंकि अभी डिसीजन आया नहीं है, आप लोगों ने ही इलेक्ट किया था, तो जो भी काम होगा वो सब वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जॉइंट सिटिंग बोथ, दोनों हाउस की कौन सम्मान करता है, और जॉइंट सिटिंग होती कब है, ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो। जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले जॉइंट सिटिंग सम्मन कौन करता है, बुलाता कौन है,
कोई बिल पेंडिंग है काफी टाइम से, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ पा रहा उस पे, ठीक है। कोई अमेंडमेंट एक एक रूम और ऑर्डिनरी बिल पे कि अमेंडमेंट वो भेज रहा है, वो उसको पास नहीं कर रहा, तो डेडलॉक हो गया है चीज को लेके, ठीक है। तो उस केस में जॉइंट सिटिंग बुलानी है। तो जॉइंट सिटिंग बुलानी है, तो बुलाने का काम किनका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी का काम है, ठीक है। प्रेसिडेंट करते हैं जॉइंट सिटिंग को सम्मान करने का, और प्रिसाइड कौन करता है? ठीक है, आर्टिकल 108 के अंदर सम्मान करते हैं कॉन्स्टिट्यूट जॉइंट सिटिंग के लिए। बट जो चेयर करता है जब जॉइंट सिटिंग होती है, वो करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। दो क्वेश्चन, सम्मान करता है प्रेसिडेंट और उसको चेयर करता है स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रियल डिस्क्रिशनरी पावर? रियल, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, रियल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन चार ऑप्शन में से। अपॉइंटिंग ए पीएम व्हेन पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, नहीं नहीं नहीं, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। जब क्लियर मेजोरिटी होगी तो वो मेंबर आपस में सिलेक्ट करके अपने मंत्री को भेजेंगे, उनको फिर पीएम प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में उनकी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह मूव करा सकते हैं, ठीक है। रिटर्निंग है मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, नहीं, मनी बिल को तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज ही नहीं सकते, ये मैं आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी एक रियल डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब प्रेसिडेंट का होता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं करेंगे, खुद के जजमेंट लेंगे। एक लीडर को इनवाइट करना फ्रॉम ए गवर्नमेंट इन हंग लोकसभा, मतलब किसी की क्लियर मेजोरिटी नहीं आई है, ना सिंगल पार्टी की, ना कोई कोalition बन रहा है, तो उस टाइम पे वो खुद से डिसाइड करते हैं कि मैं इस लीडर को बुलाता हूँ, उनको एज एन अपॉइंट करता हूं, फिर बाद में फ्लो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एंड क्लियर। तो सी ऑप्शन है, हंग असेंबली वाले, सभा वाले केसेस में ये इनकी टीएल डिस्कस पावर को यूज करते हैं, ठीक है। और बिल को पास करने में भी, रीपास करने में भी इनका कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। कोर सिचुएशनल, ये क्या होते हैं? कुछ सिचुएशनल है, कुछ लिमिटेड है, ठीक है। तो जो अभी हमने बात की वो सिचुएशनल थी, कोर सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। मनी बिल को रिकंसिडर कर ही नहीं सकते, वो बोला ही हुआ हूं। देखो, अब मैं इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, हाँ दिया हूँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, प्रेसिडेंट क्या होता है, काम करता है ऑन द एड एडवाइस आर्टिकल 74, बट उसके अलावा कुछ उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, या तो कुछ सिचुएशनल बेस पे होती है, सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर होती है, और एक होती है लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर, वो भी डिस्क्रिशनरी है और वो भी डिस्क्रिशनरी है। क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही डिस्क्रिशनरी है। अगर वो पूछेगा सिचुएशनल तो इन तरीके का आंसर देना है, और लिमिटेड तो उस वो आंसर देना है। बता देता हूँ आपको कैसे कैसे होती है। स्पेशल एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, और कुछ लिमिटेड में, ठीक है। दोनों तरीके की मैं आपको बताऊंगा, देख लेते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर डिस्क्रिशनरी, हंग असेंबली वाला जैसा कि अभी क्वेश्चन में था, वो सिचुएशनल हो गया। लीडर कोएलिशन को इनवाइट करना, समझ लो, हंग असेंबली में। लोकसभा डिजोल्व हो गई है, ठीक है, ये भी उसकी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है। लोकसभा को डिसॉल्व करना कब केसेस में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजोरिटी लूज हो गई है और अल्टरनेट गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, तो प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर के बेस पे लोकसभा को डिसॉल्व करा देता है और इलेक्शन को बुला सकता है, ठीक है। ये भी उसकी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी, जब मेजोरिटी नहीं रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, ठीक है, फ्लो टेस्ट के दौरान, ठीक है। रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस के लिए ये क्या है? लिमिटेड डिस्क्रिशनरी, जैसे आपको बताया था, वो दो सिचुएशनल थी, अब तीसरी लिमिटेड। लिमिटेड कैसे? एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है बिल को, आर्टिकल 111 के अंदर सस्पेंसिव बैठक के द्वारा वो पास करके उसको दोबारा भेज देंगे, पर उसके बाद वो रिकंसिडरेशन नहीं कर सकता, उसको पास करना ही पड़ेगा। तो ये लिमिटेड है। डिस्क्रिशनरी थी कि भाई अपने, मैं अपने डिस्क्रिशन से उसको भेज रहा हूँ, तुम दोबारा चेक करो बिल को, उसके बाद डिसाइड करो। तो वो, बट वो उसको सस्पेंसिव वेटो के थ्रू बाईपास कर सकते हैं आर्टिकल 111 के अंदर, उसके बाद उसको उसको असेंट देना ही पड़ता है। तो वो क्या हो जाती है? लिमिटेड डिस्क्रिशनरी। बाकी दो जो, डिसॉल्व करना लोकसभा को जब मेजोरिटी नहीं रही है, इलेक्शन के लिए बुलाना, और दूसरा गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, मैं खुद से डिसाइड करूंगा हंगा असेंबली वाले केस में, तो वो भी उसकी सिचुएशनल डिस्कशन, दो सिचुएशनल, एक लिमिटेड, ठीक है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन तो कोई है ही नहीं, ठीक है। सिचुएशनल है और लिमिटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं। समझ आया आप लोगों को? ये काफी बेहतर है, ये दो
सिचुएशनल जैसे हंग असेंबली वाला, या फिर मेजोरिटी लूज होगी तो डिसॉल्व करके नया इलेक्शन कराना, या फिर तीसरा लिमिटेड जिसमें रिकंसिडरेशन वाला भेजते हैं। ठीक है, बस 3 पॉइंट याद रख रहे, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द प्रेसिडेंट ऑब्लिगेशन टू फॉलो एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर बाइंडिंग। किस अमेंडमेंट के थ्रू जो प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसको बाइंडिंग बना दिया गया था। रिकंसीडर वाला 44th के थ्रू किया गया था, पर पहले उससे पहले बाइंडिंग बनाया गया था। ठीक है, वो बनाया गया था 42nd के थ्रू बाइंडिंग, और 44th के थ्रू रिटर्न करना रिकंसिडरेशन वाला पॉइंट आया था। ठीक है, एडवाइस को लेके। समझ आया? ए मतलब बी ऑप्शन इसका सही होगा। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर री इलेक्शन इन मेंशन, मतलब री इलेक्ट होकर आ सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 57 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एमपी एमएलए वंस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट वैकेट हिज ऑफिस, मतलब एमपी एमएलए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ, इलेक्ट हो गया, मतलब चुन के आ गया प्रेसिडेंट, तो उसको कितने दिन के अंदर इमीडिएटली वैकेट कर देनी चाहिए अभी एमपी एमएलए वाली पोस्ट, या फिर उनको कुछ टाइम पीरियड मिल सकता है? देखो, जिस दिन वो ओथ ले लेंगे, अपना ऑफिस अज्यूम कर देंगे, उस दिन उनको खाली कर देना, सीधी सीधी बात। ठीक है, ऑन द डे दे इंटर अपॉन देयर ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे ही वो अपना ऑफिस में एंटर करेंगे और एज एन प्रेसिडेंट, उस दिन उनको ये एमपी एमएलए वाली पोस्ट छोड़ देनी है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 59 के अंदर मेंशन है। ठीक है, इमीडिएटली रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही इलेक्ट हुए जब वो ऑफिस अज्यूम कर लेंगे तब वो छोड़ देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस पार्ट में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? ये पार्ट है 5 पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद। पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या था? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आता है उसके अंदर। आर्टिकल रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां से कहां तक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करने वाले आर्टिकल? 52 से 62 के अंदर। ठीक है, सिंपल, ये सब बात करेगा ओथ, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स, इम्पीचमेंट, वैकेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which of the following statement correctly explain why the President of India does not enjoy constitutional discretion like state governor? इनमें से कौन सी लाइन बताती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है? देखो, दो तरीके की डिस्क्रिशन बताए थे, सिचुएशनल, लिमिटेड डिस्क्रिशन, ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। स्टेट गवर्नर के पास है, देखो कितनी एडवांसमेंट है उसके पास। क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि इनमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, सॉरी, गवर्नर में से किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है? अच्छा क्वेश्चन बनता, तो स्टेट गवर्नर का आंसर था। बच्चे प्रेसिडेंट ही लगाते, मैं बता रहा हूँ, बोलते प्रेसिडेंट तो काफी बड़ी तोफ है, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन वाली पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होगी होगी नहीं, स्टेट गवर्नर के पास है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड डिस्क्रिशनरी पावर, ना कि प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन कंटेन एनी प्रोविजन, जैसा कि आर्टिकल 163(2) के अंदर मेंशन है प्रेसिडेंट के लिए, मतलब आर्टिकल 163 के 2 के अंदर जो स्टेट गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की पावर है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन हो गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होगी, और ये डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 163(2) के अंदर गवर्नर के पास। ऐसा कहीं भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो गवर्नर इस वाइडर है इस टाइम, जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी वाइडर है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर है उसके पास। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरीके की डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, साफ सुथरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि गवर्नर डिसीजन ऑन डिस्क्रिशनरी मैटर विल बी फाइनल। ये गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी के पास नहीं है, ओनली गवर्नर के पास है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऐसा कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस पे काम करना ही पड़ता है, आर्टिकल 74, अनटिल अनलेस कुछ सिचुएशन आ जाती है या लिमिटेड वाला केस आ जाता है। ठीक है, गवर्नर की सिचुएशनल, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर को देख लेते हैं। एक ही बिल को रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 200 के अंदर, कि मैं रिजर्व कर सकता हूँ ये बिल को प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ मेंशन है, ऐसा कहीं भी प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है, ओनली गवर्नर के लिए मेंशन है, गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए एक बिल को
रिजर्व कर सकता है, ठीक है। प्योरली डिस्क्रिशनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, ठीक है। रिपोर्ट भेजना प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए आर्टिकल 356, ठीक है। ये दो पावर समझ रखना, एक बिल को प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर करने के लिए रखना, ये भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 200 के अंदर। और प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिपोर्ट भेजना आर्टिकल 356 के अंदर, वो भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है? गवर्नर के पास, ठीक है। 200 और 356 के अंदर, आर्टिकल 163(2) के अंदर मेंशन्ड है सब कुछ, ठीक है। याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन कन्वर्ट करना है तो एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये चार पावर मेंशन है, डिफरेंट डिफरेंट पावर होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ये सब पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो इनमें से कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है? लेजिस्लेटिव पावर है नॉमिनेट करने की 12 मेंबर को राज्यसभा के अंदर, ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। डायरेक्शन देना इलेक्शन को, कमीशन को, ये सब उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। नेशनल इमरजेंसी एग्जीक्यूशन करना, अपॉइंटमेंट वाला भी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन वाली पावर 12 मेंबर को देना राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव अपॉइंट कर रहे हो आप, ठीक है, नॉमिनेट कर रहे हो। अब देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर कहाँ होती है। सम्मन करना, प्रोरोग करना आर्टिकल 85 के अंदर, डिसॉल्व करना, नॉमिनेट करना आर्टिकल, राज्यसभा के आर्टिकल 80 के अंदर मेंबर, दो मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जिसको 104 अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दी गई है सीट को, उनको भी नॉमिनेट करना, ये सब उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है। बिल को असेंट देना, रिकंसिडरेशन के बाद आर्टिकल 8 ऑर्डिनेंस इशू करना, पार्लियामेंट का एड्रेस करना फर्स्ट सेशन पे, रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखना, किसी की भी हो, क्या है, फाइनेंस कमीशन वगैरह, ये सब उनकी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है। हु हैज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज शेड्यूल एरिया? है ना बेहतर क्वेश्चन। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन है ये, ठीक है। ये पावर है अपने प्रेसिडेंट के पास। शेड्यूल एरिया फिफ्थ शेड्यूल के अंदर उसको डिक्लेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्रेसिडेंट के पास है, और किसी के पास नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकता है? वो डिक्लेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिसेंड कर सकता है शेड्यूल एरिया को, ठीक है। गवर्नर बस उसको रिपोर्ट देता है इससे रिलेटेड, ठीक है। पावर किसके पास है? मॉडिफाई करना, डिक्लेयर करना, ये सब प्रेसिडेंट के पास, फिफ्थ शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये थे कुछ बेहतर प्रेसिडेंट के टॉपिक से पूछे जाने वाले एमसीक्यू, जो एग्जाम्स में हजारों बार आए हुए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे। जैसा भी मैं आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ाया हूँ, जिसने भी अच्छे से वीडियो देखा है, आपको हजारों, मतलब कम से कम हजारों बात आर्टिकल से, कोई सिंपल आर्टिकल फॉर्मेट में हो कि वन लाइनर, या कोई क्रिटिकल क्वेश्चन हो, सारा कुछ मैं कवर किया हूँ अच्छे से। आप अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे, आप प्रेसिडेंट के टॉपिक से हर क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हैं, गारंटेड, अश्योर गारंटी देता हूं मैं। आपको कोई बुक पढ़ने की, किसी कोचिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है फुल्ली ऑन फ्री बेसिस, कंप्लीट रिवीजन सीरीज के द्वारा मेरी, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं ये अपनी रिवीजन सीरीज कंप्लीटली कवर करूंगा आने वाले 6 महीने के अंदर पूरा। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, हर एक महीने के अंदर एक सब्जेक्ट को कवर अप किया जाएगा प्रॉपरली, हर पहलू से क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम कैसे पूछ रहा है, मैच द कॉलिंग पूछ रहा है, या फिर फंसा दे रहा है किसी क्रिटिकल पॉइंट को लेके, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, दो सब्जेक्ट को मिक्स कर दे रहा है, दो टॉपिक्स को मिक्स कर दे रहा है, हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लग रहा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं। हमारा, और एक और बात आपको बता देता हूँ कि हमारा डेली जो लेक्चर होता है शाम को 7 बजे प्रीमियर आता है उसका, मतलब 6:30 के अराउंड प्रीमियर आ जाता है, 6:36 के अराउंड, 7 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाता है। इस पीडीएफ की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलती है वीडियो के, जहां से आप डाउनलोड करके देखने, साथ ही साथ जैसे कैसे क्वेश्चन करते जाएं, आप सीधा अपना पहले ऑप्शन अटेम्प्ट करो, फिर वीडियो के साथ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।